हेलो बच्चों, हमारा 3rd चैप्टर चल रहा था। उसमें मैंने तुम्हें आधुनिक आवर्त नियम बता दिया था और 100 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण बता दिया था। अब आती है आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों की आवर्तता। आवर्तता का मतलब होता है, ठीक है, ये आवर्तता क्या होती है, ठीक है, ये सब बताया जाएगा। आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों में आवर्तता, जैसे इसमें तुम पढ़ोगे परमाणु त्रिज्या या साइज, परमाणु त्रिज्या या साइज, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव, ठीक है। तो ये टॉपिक तुम लोग पढ़ोगे, ठीक। इसके बारे में जैसे ये कहा जाता है आवर्त सारणी में तत्व डाले गए ये वाले कि, ठीक, और इधर चलें तो तुम देखते हो इस तरह से चलता है हमारा, यहाँ लगा लो BCNOF, ठीक। तो ऊपर से नीचे चलने पर ये होते हैं हमारे वर्ग। पहली बात सुन लो, ये होते हैं हमारे वर्ग। वर्ग में हमेशा ऊपर से कहाँ चलेंगे, नीचे। ये होते हैं हमारे आवर्त, सभी को मैं बता भी चुकी हूँ। आवर्त आवर्त होते हैं हमारे बाएं से दाएं। देखो ये वाला बायां हाथ और ये वाला हमारा दायां हाथ, तो बाएं से क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो जब कभी आवर्त की बात करेंगे तो देखेंगे बाएं से दाएं चलने पर, अगर वर्ग की बात करेंगे तो बात करेंगे ऊपर से नीचे चलने पर, अप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब आवर्तता का मतलब होता है घटता या बढ़ता क्रम। जैसे मैं एक बात बताऊं, तुम लोग में मेरे पास 20 बच्चे हैं और उन्हें मुझे उनकी लंबाई के आधार पर खड़ा करना है, तो कैसे करेंगे, पहले छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब लंबाई के बढ़ते क्रम में कर दिया मैंने। तो इसे बोलेंगे हम उसकी लंबाई में आवर्तता हो रही है, मतलब या तो लंबाई बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार तो आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों में क्या देखने को मिलती है, आवर्तता। जैसे सबसे पहले अब हम बात करेंगे परमाणु त्रिज्या। देखो सभी में कोई भी ये वाले चारों टॉपिक लोगे तो पहले ये पता हो परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, आयनन विभव क्या होता है। पहले सभी का तुम्हें डेफिनेशन, उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे परमाणु त्रिज्या की, जैसे डेफिनेशन निकल आएगी। उसके बाद बात करेंगे आवर्त, मतलब पीरियड में इंग्लिश में बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा वर्ग में, मतलब ग्रुप में, ठीक। फिर हम बात करेंगे कि आवर्त में, तो बताओ बच्चों आवर्त में कहाँ से चलते हैं, बाएं से दाएं, और वर्ग में कहाँ चलते हैं, ऊपर से नीचे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं परमाणु त्रिज्या होती क्या है, साइज होता क्या है। तो साइज का मतलब जैसे मैं तुम लोगों को बताया था कि परमाणु है उसमें नाभिक होता है, उसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, यही तो बताया था, ठीक। तो डेफिनेशन परमाणु त्रिज्या की क्या आएगी, देखो एक शॉर्ट में, नाभिक से बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, उसका आकार हो जाएगा। तो देखो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के केंद्र तथा उसके बाह्यतम कोश, ये लाइन लिखनी जरूरी है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को सामान्यतः उसकी परमाणु त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसे एंगस्ट्रॉम से प्रदर्शित करते हैं, इसे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। फिर से सुनो, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के केंद्र तथा उसके बाह्यतम आउटर शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को सामान्यतः परमाणु त्रिज्या कहते हैं। इसे किससे शो करते हैं, एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। अब आता है हमारा, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आवर्त, दूसरी हम बात करेंगे उसका वर्ग।
मैं बस शॉर्ट में यहाँ बता रही हूँ तुम लोगों को इस तरह से। तुम लोग कहोगे कि क्वेश्चन कैसे आता है मैम, इसके क्वेश्चन के बारे में। तो देखो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि Mg2 पॉजिटिव और O नेगेटिव में कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसका आकार बड़ा होगा किसका आकार छोटा होगा। यह तुम्हें दे दिया NaMgAl को, इनको परमाणु साइज के बढ़ते क्रम में लिखो घटते क्रम में लिखो। तो बढ़ता क्रम सभी को पता है इस तरह से होता है, और घटता क्रम कैसे होता है, ऐसे होता है। तो तुम बना तो तभी सकोगे जब तुम्हें पता होगी कि होता क्या है परमाणु त्रिज्या वगैरह, ठीक है। तो इसके बारे में परमाणु त्रिज्या परमाणु आकार। तो सबसे पहले नाभिक से आउटर शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम से शो करते हैं। आवर्त मैंने तुम्हें बताया, आवर्त में किधर चलते हैं, बाएं से दाएं। वर्ग में कहाँ से चलते हैं, ऊपर से नीचे। जैसे बाएं, पहले हम एक लाइन लिख लें, जैसे सबको पता है LIBCNOF। अब हम वर्ग की बात करें तो हमने ले लिया यही वाला ली, ठीक है। अब ये बताना है कि इधर से इधर चलने में क्या होगा, परमाणु त्रिज्या घटेगी या बढ़ेगी। इधर से इधर चलने में क्या होगा, परमाणु त्रिज्या घटेगी या बढ़ेगी। तो जरा देखो कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी परमाणु त्रिज्या घटती है। मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा और परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। जैसे इसका होता है 3, इसका होता है 5, इसका 6, 7, 8, 9, ठीक है। यहाँ बीच में एक BeV होता है, बेरिलियम 4 होता है उसका। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उसकी परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, घटती है बाएं से दाएं चलने पर। अब ऊपर से नीचे चलने पर बात करें तो तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। जैसे इसका 1, इसका 3 और इसका 11, 19 ऐसे लगातार चलते रहेंगे। तो अब इसका कारण क्या है कि बाएं से दाएं चलने पर घट रही है, ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ रही है, जबकि दोनों में हमारा परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इधर क्या हो रहा है 1, 3, 11, 19, ठीक है। तो देखो जरा, मेरी ये नाभिक है, न्यूक्लियस शेल बना ली मैंने। इसका अगर करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कैसे आ जाएगा, देखना। 3 का 2,1, 4 का 2,2, 5 का 2,3, 6 का 2,4, 7 का 2,5, 8 का 2,6 और इसका 2,7 आएगा। देखो 2 और 1 3, 3 का हो गया, 4 का 2,2, इसका 5 का 2,3, इसका 2,4, 2,5, 2,6 और 2,7 किसका हो गया, 9 का, मतलब फ्लोरीन का। अब तुम देख रहे हो सभी में कक्षा कितनी है, 2 है। देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब कक्षा क्या है, स्थिर है। शेल क्या है, स्थिर है। जैसे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन कितनी है, पहले में Li में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर अगर हम बात करें 4 की, 4Be की, तो कैसे बनाएंगे, 2,2, तो वही नाभिक बनाएंगे। नाभिक आ गया। इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में कितनी है, 2, दूसरी में कितनी है, 2। अगर हम 2,3 की बात करें 5 की, तो क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। अगर हम 6 की बात करें तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 4 इसी में। मतलब दूसरी कक्षा में, दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ने के कारण, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ रही है परंतु कोशों की संख्या में कोई भी अंतर नहीं हो रहा, जिससे इलेक्ट्रॉन का खिंचाव नाभिक की ओर बढ़ जाता है। मतलब नाभिक की ओर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मजबूती से उधर की ओर आ जाते हैं और परमाणु त्रिज्या घट जाती है। क्लियर हुआ। मतलब शेल कक्षा तो हमारी नहीं बढ़ रही, केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। देखो पहली में कितनी है, पहली में तो सभी में 2 है, ठीक, लेकिन इसमें कितना है, 1, इसमें कितना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लगातार दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है।
इस कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के हो जाएगा, उनके बीच खिंचाव आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का खिंचाव नाभिक की ओर हो जाएगा और परमाणु त्रिज्या हमारी घट जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक, जैसे फिर से समझ लो कि एक नाभिक है, नाभिक के बाहर कक्षा है। कक्षा कितनी है? देखो सभी में 2 हैं, सभी सेकंड आवर्त के हैं एलिमेंट्स। तो यहाँ पर 1 है, बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 2, 3, 4, 5, मतलब कक्षा बराबर है परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है, जिस कारण हमारी परमाणु त्रिज्या घट जाती है। अब आप बात करो इसमें, जरा देखो Li का केस। Li का कितना है? 2,1। इसका देखो 2,8,1, इसका 2,8,8,1। तुम देख रहे हो लगातार यहाँ कितनी कक्षा आती? 2, 1 और 1, 2। यहाँ कितनी है? 1। यहाँ कितनी कक्षाएं? 2। यहाँ कितनी है? 1, 2, 3। यहाँ कितनी है? 1, 2, 3, 4। फिर नीचे 5 जाएंगी, 6, 7 हो जाएंगी। मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी कक्षा भी लगातार बढ़ रही है। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा? तुम लोग बता सकते हो? क्या होगा कि उपवर्ग में या उपवर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है, क्योंकि उनमें कक्षों की संख्या, शेल की संख्या लगातार बढ़ती है। यहाँ पर देखो लगातार ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ रही है, जबकि यहाँ पर नहीं बढ़ रही थी। तो यही कारण है परमाणु त्रिज्या आवर्त में चलने पर, बाएं से दाएं चलने पर घटती है त्रिज्या, जबकि ऊपर से नीचे चलने पर त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, तो इसे समझ लेना और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। ठीक है।